Okay, so in the last lecture, we start with banking sector evolution from pre-independence to post-independence, and this is the part one of our video. Okay, तो इसमें हमने बेसिकली क्या पढ़ा था कि एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं फटाफट से कि इंडिपेंडेंस से पहले यानी प्री इंडिपेंडेंस आज़ादी से पहले फिरंगी बैंक्स थे। फिरंगी बैंक्स यानी अंग्रेजों द्वारा स्थापित किए हुए। ओके, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पता होगा आपको। ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है। इट फॉर्म द प्रेसिडेंसी बैंक्स, ठीक है। कहाँ कहाँ पे? बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, ठीक है। बंगाल में 1806 में, बॉम्बे में 1840, मद्रास में 1842, ठीक है। 1861 में इन तीनों बैंक्स को राइट मिल गया था, यानी अधिकार मिल गया था किस चीज का? टू इशू द करेंसी, करेंसी इशू करने का, यानी नोट छापने का अधिकार मिल गया था, ठीक है। 1921 में ये तीनों बैंक्स को मर्ज कर दिया गया और ये तीनों बैंक क्या बन गए? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज IBI। ओके, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, IBI। तो ये फर्दर RBI, सॉरी, IBI का SBI कब बना? IBI का SBI कब बना सर? 1955 में, यानी IBI नेशनलाइज हो गया, यानी नेशन के अंदर आ गया, उसका नाम क्या हो गया? SBI, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, जैसा कि ये लोगो दिख रहा होगा आपको, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, अंडर द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1920, ठीक है। 1920 में एक्ट आया, कानून आया, और 1921 में इसकी स्थापना हुई। ओके, अब प्री इंडिपेंडेंस इंडियन बैंक आजादी से पहले जो भारतीय बैंक थे, यानी जिनकी स्थापना भारतीय लोगों ने की थी, इंडियन लोगों ने की थी, तो पहला इंडियन बैंक आपसे पूछ सकता है तो इलाहाबाद बैंक 1865, अदर इंडियन बैंक जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक 1894। अब पूछता नहीं है, जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज आपको पता होना चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा 1908, बाय 1930s देयर आर 1200 प्लस बैंक्स एंड एट दैट टाइम देयर इज नो CRR और SLR। ओके, CRR SLR क्या है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए उस वक्त कंपनी लॉ होता था। ओके, और फाइनेंशियल इंक्लूजन भी बहुत कम थी। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होती है? मैंने आपको बताया था कि हर चीज, मतलब कि आपको किसी को पैसा भेजना है, देना है, कुछ भी चीज है, इंश्योरेंस करवानी है, पैसा देना है, पैसा लेना है, पैसा भेजना है, कुछ भी करना है पैसे से रिलेटेड, जो ट्रांजैक्शन है, सेविंग है, क्रेडिट है, ठीक है, वो मतलब कि इजीली एक्सेसिबल हो। ओके, और अफोर्डेबल प्राइस में हो, ये चीज भी है। इंडिपेंडेंस से पहले मैंने आपको बताया था कि 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया था USA में, जो कि रहा था 1929 से 39 के बीच में। ओके, विच लेड टू डिफॉल्ट्स इन द बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, जिसकी वजह से RBI का जन्म हुआ। RBI बाय द वर्च्यू ऑफ RBI एक्ट 1934, ठीक है, और 1 अप्रैल 1935 को RBI बना बाय द वर्च्यू ऑफ RBI एक्ट 1934। और RBI एक्ट 1934 किस लिए? फॉर द सुपरविजन ऑफ बैंकिंग फर्म्स। सर ये देख सकते हो, सुपरविजन को हाईलाइट किया हुआ, इट मींस ये वाले वर्ड को जो एग्जामिनर है आर्टिकुलेट कर सकता है। सुपरविजन की जगह आपको लिख देगा रेगुलेट। RBI एक्ट इज टू रेगुलेट द बैंकिंग फर्म्स? नो सर, बैंक को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास अलग से कानून है। याद करो, मैंने बताया था बैंक को रेगुलेट करने के लिए कौन सा कानून है हमारे पास। देखिए किस समझदार को पता, बताने वाले की फुल इज्जत की जाएगी। बोलिए, लिखिए, उंगलियों को थोड़ा सा कष्ट दें, टाइप करने की कोशिश कीजिए, कीबोर्ड में शायद वो वर्ड्स मिल जाए। बैंकों को रेगुलेट करने के लिए कौन सा एक्ट है? RBI जो बैंकों को रेगुलेट करता है, जो कंट्रोल करता है, उसके लिए कौन सा एक्ट है? तो आई थिंक किसी को नहीं पता है, चलो मैं ही बता देता हूँ आपको। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ओके, याद रखना। तो 1 जनवरी 1949 को RBI क्या हो गया? नेशनलाइज हो गया। ओके, ग्रेट डिप्रेशन 1929 मैंने आपको बता ही दिया था। ओरिजिन इसका कहाँ से हुआ था? वो मीन्स ओरिजिन USA में हुआ था। USA में हुआ क्या था? स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई थी, और जिस वजह से अदर देशों में भी चली गई। हुआ क्या था? रीजन क्या था? R मीन्स रीजन। रीजन इसका ये था, रिडक्शन इन एग्रीगेट डिमांड, डिमांड में एकदम से कटौती होगी। क्यों? ड्यू टू अंडर कंजम्पशन एंड ओवर इन्वेस्टमेंट। अंडर कंजम्पशन एंड ओवर इन्वेस्टमेंट कैसे सर? ओवर इन्वेस्टमेंट होगी भाई साहब, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इंक्रीज विच लेड टू रिडक्शन इन प्राइस लेवल, ठीक है। फिनिश गुड हमने इकट्ठे कर लिए काफी सारे, और जिस वजह से क्या हुआ? प्राइस लेवल हमें मजबूरन कम करना पड़ा।
जब प्राइस लेवल आप एक चीज पहले 100 रुपए की बेच रहे थे, 10 रुपए की चीज पहले 100 रुपए में बेच रहे थे, ठीक है, अभी 10 रुपए की चीज 15 रुपए में बेच रहे हो, ठीक है, तो आपका प्रॉफिट भी कम हो गया ना। पहले 90 रुपए प्रॉफिट था, अभी सिर्फ 5 रुपए प्रॉफिट है। तो प्राइस लेवल जैसे ही आपने घटाया तो प्रॉफिट लेवल भी कम होगा, प्रॉफिट लेवल कम होगा तो आप अपनी एम्प्लॉयमेंट को भी छोटू मोटू को रामू शामू को भेजोगे कि भाई साहब अभी काम धाम नहीं है, तू निकल यहाँ से। तो एम्प्लॉयमेंट कम होगी, फॉरेन एम्प्लॉयमेंट विच लेड टू रिडक्शन इन इनकम लेवल। और रामू शामू भी तो उन्हीं में से है ना, वो जाके उनको तनख्वाह मिलती है तभी तो मार्केट में खर्चा करते थे। तो रिडक्शन इनकम लेवल और इनकम लेवल कम हुई तो डिमांड कम होगी सर, बड़ा सिंपल सा है। ग्रेट डिप्रेशन 1929 यूएसए स्टॉक मार्केट क्रैश, रीजन आपको बता दिया, बिकॉज ऑफ द रिडक्शन ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड रिड्यूस क्यों हुई? बिकॉज ऑफ द ओवर इन्वेस्टमेंट। याद रखना सर, दिमाग में डाल दो, दिमाग में। पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि न्यू बैंक एक्सपेंशन हुई, उनका फोकस क्या था? टू फीड द इंडस्ट्रीज, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी उद्योग हैं, उनके लिए बैंक चाहिए। तो पब्लिक सेक्टर बैंक अभी आपसे पूछ लेगा कितने हैं, मैंने आपको बताया था 12 जमा 1, यानी पब्लिक सेक्टर बैंक 12 और एक एसबीआई ग्रुप, ठीक है। अभी पहले 27 थे, ठीक है, अभी रिसेंटली हाल फिलहाल में मर्जिंग हुई है। ये आपको हेरारिकल स्ट्रक्चर बताया था, आरबीआई, आरबीआई के नीचे शेड्यूल्ड बैंक और अनशेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक किनको बोलते हैं बताया था मैंने, कौन से आरबीआई एक्ट के कौन से शेड्यूल में आते हैं? शेड्यूल नंबर, बोलने की कोशिश कीजिए, सोचने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाइए। जो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, हाँ वेरी गुड अंजलि, अंजलि जी, देवी जी ने सही आंसर दिया, मनीष जी ने भी, ठीक है। अब बाकी देखा देखी सेकंड मत लिखने लग जाना, आ जाओ। शेड्यूल्ड बैंक्स के अंदर आते हैं कमर्शियल बैंक्स, और दूसरी तरफ आते हैं आपके कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव, सेंट्रल कोऑपरेटिव, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, ठीक है। कमर्शियल के अंदर आते हैं आपके पब्लिक सेक्टर बैंक, सरकारी बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर एक तो स्टेट बैंक ग्रुप है, एसबीआई वाला, ठीक है, और बाकी अदर नेशनलाइज्ड बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, सारे आ जाएंगे सरकारी, ठीक है। रीजनल रूरल बैंक ग्रामीण इलाकों में होते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स दो तरह के होते हैं, एक तो इंडियन बैंक्स, एचडीएफसी हो गया, एक्सिस हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, ठीक है। फॉरेन बैंक जैसे स्टैंडर्ड चार्टेड हो गया, सिटी बैंक हो गया, ये फॉरेन बैंक है, यानी बाहर से आके बैंकों ने हमारे यहाँ ब्रांचें खोली हुई हैं, ओके, याद रखना है सर आपने। आगे चलते हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स मैं आपको बता चुका हूँ, आरबीआई एक्ट के शेड्यूल नंबर 2 के अंदर मेंशन है, ओके, जिसमें लिखा हुआ है कि 2 क्राइटेरिया उनको फुलफिल करना चाहिए तभी वो शेड्यूल नंबर 2 में आएंगे। तो वो क्राइटेरिया क्या है? सच अ बैंक मस्ट हैव टोटल कैपिटल ऑफ ₹5 लाख एंड अबव, 5 लाख या 5 लाख से ज्यादा का उसके पास रोकड़ा होना चाहिए, कैपिटल होनी चाहिए अगर आपको बैंक खोलना है, ठीक है। और दूसरा क्या है? इट मस्ट ऑलवेज फंक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर। भाई साहब, जो डिपॉजिट कराता है आपके बैंक में, पैसे जमा कराता है, उसके हित में आपको कार्य करना, ओके। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये याद रखना है, हाल फिलहाल में यानी 4 मार्च 2020 को आरबीआई ने बैंकों की मर्जिंग की, यानी सपोज पहले 2 बैंक थे तो उनको 2 का 1 बना दिया, ओके। एग्जाम्पल दिखा देते हैं। 10 पब्लिक आपसे पूछ लेगा पेपर में कितने पब्लिक सेक्टर बैंक मर्ज किए, तो 10 किए। पहले यानी 27 थे, तो 27 से अभी कर दिए सर 12, ठीक है। एम क्या था? बेसिकली टू इंक्रीज द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है। वो कहते हैं ना, एक से भले दो, है ना। एक एक आदमी तो एक आदमी होता है ना, लेकिन 2 आदमी 2 आदमी होते हैं। तो याद रखना सर, मोटिव क्या था? टू इंक्रीज द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। इमर्जिंग ऑफ बैंक्स के एग्जांपल बताए थे, आपको कहा था ये रट लेना इनको। अब बेनिफिट्स भी बताए थे। शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स रिपीट करूं? इसमें रिपीट करने वाला तो मैम कुछ है ही नहीं, शेड्यूल नंबर 2 में मेंशन है आरबीआई एक्ट 1934 में, इसमें क्या रिपीट किया जाए बताइए। आरबीआई एक्ट के जो दूसरे शेड्यूल में मेंशन है उनको शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स कहते हैं। उसका क्राइटेरिया क्या है? शेड्यूल कमर्शियल बैंक होने का क्या क्राइटेरिया? उस बैंक के पास 5 लाख या उससे ज्यादा की कैपिटल होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास आपके घर में कितनी कैपिटल है? सपोज करो आपके घर में 100 करोड़ रुपए हैं, ठीक है, तो आपकी वो कैपिटल हुई, टोटल कैपिटल अमाउंट हुआ, ठीक है, पूंजी जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना। और दूसरा, इट मस्ट ऑलवेज फंक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर, ओके। इज नथिंग टू
नथिंग लाइक अ रॉकेट साइंस, ठीक है, तो रॉकेट साइंस में हम लोग पढ़ रहे हैं। बेनिफिट्स ऑफ मर्जिंग, ये मर्ज किया हमने जो इसका मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको मेरे को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे को पीपीटी कब भेजनी है, वो मैं तभी भेजूंगा जब एक मेरी स्लाइड खत्म हो जाएगी, उस वक्त मैं पीपीटी भेज दूंगा। बिलीव मी, मुझे आप लोगों से ज्यादा टेंशन है, ठीक है, तो घबराइए मत। ओके, तो बेनिफिट्स ऑफ मर्जिंग, इट इंक्रीज द लैंडिंग कैपेसिटी। सर पहले एक बंदे पे 100 रुपए थे, अब दो बंदे इकट्ठे मिल गए हैं, एक पे 100 रुपए, एक पे 100 रुपए, दोनों के टोटल कितना हो गया, 200, और वो कंपनी हो गया एक। अब लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, बैलेंस शीट स्ट्रांग बनेगी भाई साहब, compete ग्लोबली compete कर सकते हो, बाहर के किसी बंदे को लोन वोन दे सकते हो। इट इंक्रीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग cost of lending, can easily fund big projects, better management of banking capital. Okay, so you must know how to utilize it. When was the first group of commercial banks nationalized? ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो याद रखना 1969 में, 1969 में 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया था, ठीक है, याद रखना। क्राइटेरिया क्या था, ईच ऑफ दीज बैंक्स मस्ट हैव डिपॉजिट 50 करोड़ एंड अबव। इन बैंकों का जो डिपॉजिट है वो 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, तभी आपको बैंक बनाया जाएगा, समझे मेरी बात। उसके बाद आया जी आपका व्हेन वाज द सेकंड ग्रुप ऑफ कमर्शियल बैंक्स नेशनलाइज, 1980 में। ये दोनों तरीके याद रखनी है, पहला वाला 1969, दूसरा वाला 1980। 1980 में 6 बैंक सिर्फ नेशनलाइज हुए, कारण क्या था, क्राइटेरिया ज्यादा बड़ा कर दिया था इन्होंने, क्राइटेरिया क्या था, 200 करोड़, ठीक है। उसके बाद सर हमारा चैप्टर हो गया था खत्म, और फिर आज हम करते हैं बैंकिंग सेक्टर का पार्ट 2, यानी इंटरेस्ट रेट चार्ज्ड बाय बैंक्स। पिछली वाली में कोई डाउट तो नहीं है? वैसे तो नहीं होना चाहिए, फिर भी कोई डाउट है तो बताइए, बताइए देवियों और सज्जनों। ऑल क्लियर, क्लिनिक ऑल क्लियर हो गया। चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो आगे चलते हैं सर। इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय बैंक्स, ठीक है, बैंक में जाते हो आप, ठीक है। सो बिफोर वी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, मुझे लगा कि आपको कुछ ना कुछ एक कोट देना चाहिए, ठीक है, ताकि आप ऐसे राइटिंग में भी उसको यूज कर सको, ठीक है। इनके बारे में सुना आपने, कन्फ्यूशियस के बारे में? एनीवन, किसी को पता है ये कौन है? अब ये मत बोलने लग जाना सर ये तो जीनी लग रहा है हमें, अलादीन वाला। नहीं पता? कन्फ्यूशियस, ही इज अ ग्रेट चाइनीज फिलोसफर, ठीक है, यू मस्ट नो दिस नेम, ठीक है, आपको पता होना चाहिए सर। ही इज अ ग्रेट चाइनीज फिलोसफर, कन्फ्यूशियस नाम है। जो लोग फिलोसफी होता है जिनका ऑप्शनल, उनको पता होता है इनके बारे में, कन्फ्यूशियस के बारे में, कन्फ्यूशियस की क्या थ्योरी है। फिलोसफी इज आल्सो माय फेवरेट सब्जेक्ट, ओके, तो you must know this guy, Confucius, a Chinese philosopher. He said, a seed grows with no sound, but a tree falls with a huge destruction, with a huge noise. That is, a destruction has a noise, but creation is quiet. Are you getting my point? This is the power of silence. So grow silently. इसका मतलब क्या है सर? आपको साइलेंटली ग्रो करना है, आपको चुपचाप करना है, अपना काम चुपचाप करना है। मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो, किसी को पता ना चले, किसी को कानो कान, किसी रिश्तेदारी को, किसी रिश्तेदार को, किसी मामे को, चाचे को, या भाई को, या पड़ोसी को, किसी को पता नहीं चलना चाहिए सिवाय आपके घर वालों के, ठीक है ना। और उनको भी सख्ती से बोल देना कि भाई साहब किसी को बताना नहीं है कि हम लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, समझे मेरी बात। क्योंकि जितना आप साइलेंटली काम करोगे ना, और कुछ बच्चे हैं ऐसे जो चुपचाप काम कर रहे हैं, जो बिना कोई किसी को परेशान किए, या बिना कोई रोला डाले, या बिना कोई शोर मचाए अपना चुपचाप काम कर रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जो मेरे को नोट्स वगैरह सबमिट कर रहे हैं, बराबर से असाइनमेंट दे रहे हैं, ठीक है,
कुछ बच्चे हैं इस तरह के, तो मैं आपको यही अपील कर रहा हूँ कि जितना आप साइलेंटली ग्राइंड करोगे ना, अपने आप को हसल करोगे जितना ज्यादा भाई साहब, उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा, बजाय किसी को बताने के। क्योंकि जितना ज्यादा बताओगे ना, आपने बुआ को बता दिया, हाँ जी बुआ जी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, हाँ वो दीपांशु सर ने कहा था पहले अटेम्प्ट में निकल जाएगा, हाँ वो चश्मा पहन के मैं बाहर ही घूम रही हूँ, तो भाई साहब प्री का रिजल्ट आएगा, बुआ जी फोन करेंगी, हाँ बेटा क्या बना, उधर से आवाज आ रही है, द मोबाइल नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज करंटली स्विच ऑफ। बहन ने रो रो के मोहल्ला इकट्ठा कर लिया, फोन स्विच ऑफ करके, बहन पड़ी हुई है इस तरह सोफिया इंस्टीट्यूट के बाहर कि मेरा तो प्री नहीं निकला। तो इसलिए रोला कम डालो, ठीक है। और आधे लोग ना प्रेशर झेलने की, प्रेशर कैसे झेलेंगे, अब तो बुआ पूछेगी, अब तो मामा पूछेगा, अब तो चाचा पूछेगा, अब तो पड़ोसिया पूछेगा, पड़ोसी पूछेंगे, है ना, कि आधे लोग प्रेशर के डर से बेचारे बेहोश हो जाते हैं। तो इसलिए लोगों को बताओ ही ना, और इन केस अगर गॉड फॉरबिड अगर आपका नहीं निकलता है, एटलीस्ट आपने किसी को बताया तो नहीं था। मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरे घर वालों ने तो बोला था कि ऐसे दिल्ली गया हुआ है, ऐश वैश मार रहा है, मजे ले रहा है जिंदगी के, जवानी जी रहा है अपनी। मतलब किसी को शो ही ना करो कि कर रहे हैं पढ़ाई। आप लोगों को जितना अपने आप को अच्छा दिखाओगे ना, जितना अच्छा दिखाओगे, लोग उतनी कमी निकालेंगे। और जितना एकदम नंगे हो जाओगे ना कि अरे यार हम तो कुछ करते नहीं, कोई पूछे हाँ भाई दारू पीते हो, अरे भाई दारू की बात करते हो, अरे भाई मैं तो सिगरेट बीड़ी पान को छोड़ता ही नहीं, ठीक है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, इस तरह के लोग होते हैं। मैं अपनी बात दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था, तो होता क्या है कि जब आप 10-10 घंटे 15-15 घंटे जब आप टेस्ट देते हो, ठीक है, खाते ही हो, आप खाते ही रहते हो, क्योंकि एक्सरसाइज वगैरह तो करते ही नहीं, फिजिकल वर्कआउट होता ही नहीं कुछ, ठीक है। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका थोड़ा सा पेट आ जाए बाहर, ठीक है। तो जाहिर सी बात है मेरा भी आ गया था थोड़ा सा पेट। तो रिश्तेदार, मेरी एक मासी थी दिल्ली वाली, शी से बियर पीता होगा लड़का पक्का, तभी पेट निकल आया इसका। मैंने कहा अरे नहीं मासी, बियर नहीं, शराब, बियर, गांजा, सुल्फा, पता नहीं क्या क्या चीजें पीता हूँ मैं, आपको तो पता ही नहीं है। भाई साहब अगली बार से बोलना ही छोड़ दिया उसने, यार इसको तो असर ही नहीं हो रहा। समझे मेरी बात। कोई आपको नंगा गया, उसको पूरे नंगे होके दिखा दो, अरे भाई अब तो ऐश करते हैं। कोई के पढ़ाई किसी को तुम ये कह दोगे ना, अरे यार मैं तो बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ, और जिस दिन तुम्हारे को गलती से उसने कहीं पार्क में देख लिया ना, तू तो कह रहा था भाई तू पढ़ता है, और वहीं तुम्हारी ईगो हर्ट हो जाएगी, तुम कहोगे अरे यार मैंने इसके सामने इतनी अच्छी इमेज बनाई थी, ये काम खराब हो गया। तो इमेज सिर्फ भगवान के सामने अच्छी बनाओ, भगवान को पता होना चाहिए और तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम सही हो। समझे मेरी बात, ठीक है ना। ओनली गॉड नोज दैट यू आर अ राइट पर्सन, लास्ट में यू आर आंसरेबल टू गॉड ओनली। आखिरी में जवाब आपको भगवान को देना है भाई, लोगों को नहीं देना। लोग नहीं आएंगे, पड़ोसी वाला शुक्ला नहीं आएगा भाई, तू उस दिन पार्क में था, वैसे तू कहता है तू पढ़ाई करता है, शुक्ले को मारो गोली, शुक्रे को कहो कि भाई मैं तो रोज ही पार्क में आता हूँ, तेरे को गलतफहमी होगी। और भाई साहब शुक्ला एकदम खुश होगा, शुक्ला कहेगा अरे यार ये तो भाई साहब कैसे निठल्ले लोग हैं, पार्कों में घूम रहे हैं। लेकिन शुक्ले को क्या पता, कल रात को 10 घंटे पढ़ के एनसीईआरटी कवर कर ली थी, तब जाके शाम को पार्क में घूमने आए हैं, समझ आए। हाँ, तो भाई साहब शुक्ला को पता नहीं चलना चाहिए कि क्या कर रहे हो आप, नीचे नीचे शुक्ला एकदम रिलैक्स रहे। और जैसे प्री निकले और जैसे यूपीएससी क्लियर हो, चश्मा लगा के शुक्ला सोचे अरे यार ये तो पार्क में घूमता था, इसका कैसे क्लियर हो गया। शुक्ला शौक हो जाए, शुक्ला फिर जेलस फील करने लगेगा। और मैंने आपको शुरू से सिखाया कि लोगों को आपसे जलन होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन तकलीफ नहीं देनी किसी को। समझे मेरी बात, मार रहे हो काट रहे हो ये नहीं करना, जलन जलन करवानी है खाली हमने, ठीक है। तो जैसे कि कन्फ्यूशियस भाई साहब ने कहा है, अ ग्रेट चाइनीज फिलोसफर, अ सीड ग्रोज विद नो साउंड बट अ ट्री फॉल विद अ ह्यूज नॉइस, दैट इज अ डिस्ट्रक्शन हैज अ नॉइस। वो बताया ना, दीदी सोफिया के बाहर लेटी पड़ी है एकदम, हाय निकला नहीं, हाय डिस्ट्रक्शन हैज अ नॉइस बट क्रिएशन इज क्वाइट सर, ठीक है। तो दिस इज द पावर ऑफ साइलेंस, ग्रो साइलेंटली। तो मतलब आते जाते को थप्पड़ ना मारे, बनने के बाद मारो, आईएएस बनने के बाद मारो। जो इंजीनियर लोग हैं ना आपके दोस्त, जो 20-20 हजार वाली कॉल सेंटर में जॉब कर रहे हैं और फोटोएं डाल रहे हैं डेली पाउट लगा के कि भाई साहब दिल्ली के सीसीडी में बैठा हूँ मैं, सीपी में बैठा हूँ, घूम रहा हूँ 2-4 ऑफिस की जलपरियां लेके, तो भाई साहब कोई दिक्कत नहीं, उनको बैठने दो। 2-4 साल बाद जब आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे ना भाई, जा रही है बगल से गाड़ी जा रही है, उसकी मर्सिडीज जा रही है, तुम आईपीएस हो अपने जिले के और तुम्हारे सामने से उसकी मर्सिडीज जा रही है, फोन कर दिया कि भाई ये वाली नंबर की मर्सिडीज जा रही है,
इसको खोल दो पूरी को। तो भाई साहब आपके बंदों ने, आपके जो नीचे लगे हुए हैं पुलिसकर्मी, सबने जाके गाड़ी खोल दी। तो उसने पूछा काहे खोले, आपके दोस्त की गाड़ी थी, आप पूछे क्यों खोले, भाई हमें लगा कि गाड़ी में बॉम्ब होगा। अब जब हमें लगा है तो इसका मतलब समझ रहे हो, आईपीएस ऑफिसर को लगना कि इस गाड़ी में कुछ बॉम्ब होगा, तो इसलिए खुलवा दिया। तो इस तरह से बदले लेने हैं, समझे मेरी बात। हाँ, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है। तो फालतू की बकैती में पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपना चुपचाप काम करो, जैसे कि कन्फ्यूशियस भैया ने कहा। कन्फ्यूशियस भैया कौन है, चाइनीज फिलोसफर है, याद रखना आपने इनकी बात, ओके। तो आगे आओ सर, इंटरेस्ट रेट की बात चल रही थी। कस्टमर सर, आप लोग जाते हो सर बैंक में, इस तरह के भाई साहब होते हैं, बढ़िया बढ़िया बंदे, महंगे बैंकों में आपको लोन की स्कीम समझाएंगे, ठीक है। अब होता क्या है सर, जैसे ही बैंक में जाते हो, ठीक है, अब बैंक को आप कुछ सामान गिरवी रखते हो, कुछ जेवर गिरवी रखते हो, या कोई पेपर्स गिरवी रखते हो, ठीक है, घर के कागजात, रजिस्ट्री वगैरह, आपको पता ही होगा, कुछ ना कुछ गिरवी रखते हो, तो उसके बदले में आपको लोन देते हैं। ऐसे ही होता है। हेलो, पता है सभी को, ठीक है। तो बैंक जब आपको पैसे देता है, बैंक ने सपोज करो आपको 10 लाख रुपए दिए कि बेटा ऐसा है, 10 लाख रुपए का ये होम लोन ले लो, या जो भी आपने लोन अप्लाई किया हुआ, ठीक है। तो बदले में आप उसको हर महीने क्या देते हो सर, ब्याज देते हो, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने वो ब्याज की टाइप्स पढ़ने की, कितनी तरह की ब्याज होती हैं, ठीक है, समझे मेरी बात, तो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला आता है सर प्राइम लैंडिंग रेट। रेट लग गया ना, तो रेट जिसके पीछे लग गया वो ब्याज होती है, ठीक है, याद रखना। प्राइम लैंडिंग रेट, जिसको पीएलआर बोलते हैं, ये लैंडिंग के स्पेलिंग गलत लिख दी, LENDING, ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो पीएलआर क्या होता है सर, प्राइम लैंडिंग रेट क्या होता है, इट्स अ रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक ऐसा ब्याज होता है विच बैंक चार्जेस फ्रॉम इट्स प्राइम बोरोवर और क्रेडिट वर्थी कस्टमर्स, की यार इस बंदे का हिसाब किताब बहुत ठीक है, खाता बहुत सही है, इसके हर महीने खाते में 5-5 लाख 6-6 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन होती रहती है, इसका बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, ये तो मेरा क्रेडिट वर्दी कस्टमर है, इसको तो मैं इस ब्याज पे लोन दे दूंगी, ठीक है। और उस ब्याज को क्या बोलते हैं, प्राइम लैंडिंग रेट, ठीक है। ये बड़ा जबरदस्त आदमी है, इसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो इसको मैं कम ब्याज पे पैसे दूंगी। तो पीएलआर क्या हुआ, यानी प्राइम लैंडिंग रेट, अ रेट ऑफ इंटरेस्ट विच बैंक चार्जेस फ्रॉम इट्स प्राइम बोरोवर अ क्रेडिट वर्दी कस्टमर, ठीक है। फॉर एग्जांपल अंबानी, अंबानी इज अ क्रेडिट वर्दी पर्सन, ठीक है। अंबानी जाए बैंक में, ठीक है, 5 लाख का लोन दे दो, 10 लाख का, उसको 1 मिनट से पहले मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, वो बात अलग है, आपको नहीं मिलेगा अभी, क्योंकि अभी आप कुछ ऐसे हो नहीं, ठीक है। सो दिस रेट इज जनरली लोअर देन द रेट इज चार्जेस फ्रॉम इट्स नॉन प्राइम बोरोवर, ठीक है। वही बात हुई, आप क्या हो, नॉन प्राइम बोरोवर, ठीक है, क्रेडिट वर्दी नहीं हो, आप बच्चे हो, स्टूडेंट हो, आपकी इतनी ट्रांजेक्शन नहीं होती, तो आपको ज्यादा ब्याज दे लगाएगा, और जो अंबानी को है वो कम ब्याज लगाएगा। तो यानी कि जो ब्याज अंबानी को लगाएगा, क्योंकि अंबानी क्या है, क्रेडिट वर्दी पर्सन है, कि यार ये बंदा मेरा उधार बढ़िया से चुका देगा, ठीक है, इसको क्रेडिट जो देंगे वो वर्थ रहेगा, ठीक है, क्योंकि इजीली चुका देगा ये, इसलिए मेरा प्राइम बोरोवर, तो इसको रेट जो है वो नॉर्मल कस्टमर से, यानी नॉन प्राइम बोरोवर से कम लगाना है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पीएलआर, दैट इज प्राइम लेंडिंग रेट। जैसे कि बताया हुआ है, प्राइम बोरोवर कौन है, अ पीपल विद गुड क्रेडिट रेटिंग एंड स्टेबल इनकम। स्टेबल इनकम आ रही है भाई साहब, हर महीने 10 लाख 20 लाख रुपए आ रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। एंड पीपल विद गुड क्रेडिट रेटिंग, मतलब जिनका सिबिल स्ट्रॉन्ग है। सिबिल समझते हो आप लोग, आप लोगों ने घर पे कुछ बजाज फाइनेंस पे कुछ चीज ली हो, कभी ध्यान हो, आपके फादर साहब ने, घर में किसी ने लिया हो, बड़े भाई ने, वो चेक करते हैं उसमें आपका सिबिल स्कोर कैसा है, कि पीछे आपने कभी पास्ट में कोई लोन वोन लिया तो उसमें आपका कैसा था, कि मतलब आपने टाइम से, डिपेंड करता है, हर एक का अलग अलग होता है, ठीक है। सिबिल स्कोर क्या कहते हैं, मतलब भैया आप टाइम से पिछला लोन चुकाया आपने टाइम से या नहीं चुकाया, ठीक है, उसके बेसिस पर आपका सिबिल स्कोर बनता है, ठीक है। तो आजकल ये चीज कर ली है ताकि फ्यूचर में कोई धोखा वोखा देके ना दौड़े बंदा, ठीक है। तो उनको लोगों को कहते हैं पीपल विद गुड क्रेडिट रेटिंग, यार इस बंदे ने लोन बढ़िया तरीके से चुकाया तो उसको दे दिया जाए लोन, तो उस बंदे को बोलते हैं प्राइम बोरोवर। तो याद रखना, प्रीलिम्स में आ सकता है इस तरह से। दूसरा आता है सर बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट। पहला पढ़ा आपने प्राइम लैंडिंग रेट, अभी आपने पढ़ा बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट, ठीक है।
ये पीएलआर से भी कम होता है, मतलब और भी कम ब्याज पे लोन दे देते हैं। अब ये किसको देते हैं? ये देते हैं सर प्रिविलेज कस्टमर्स को, माल्या टाइप बंदे आ गए कि भाई साहब किंगफिशर के भाई साहब जब भी लंदन जाएगी फ्लाइट तो आपको बिठा के लेके जाऊंगा, आपको बिठा के लेके जाऊंगा मैं लंदन। और साथ में वो तोता परियां होती हैं माल्या के साथ हमेशा, ठीक है। तो माल्या ने कहा कि भैया आप मेरे को लोन दो, ठीक है। तो वो लोन पे जो ब्याज लगेगी वो जो पीएलआर है उससे भी कम लगेगी। तो यानी बीपीएलआर इज बेसिकली अ लोअर देन पीएलआर, दैट इज प्राइम लैंडिंग रेट which is bank charges from its privileged customers like Malla type, ठीक है। फ्रॉम 2003 टू 2010 ये जो बीपीएलआर है ये चला 2003 से लेके 2010 तक। याद रखना पेपर में पूछ लेगा आपसे बीपीएलआर कब से कब तक चला था, 2003 से 2010 के बीच में चला। क्योंकि इसमें कुछ फ्लॉज थे, फ्लॉज माने कमियां थी कुछ, ठीक है। अब वो फ्लॉज क्या थे? बोथ पीएलआर एंड बीपीएलआर डिटरमाइंड इंडिपेंडेंटली बाय अ बैंक। ये तो बैंक अपने आप डिसाइड कर लेता था यार ये हम मान लिया इसको मैं दे देता हूँ कम ब्याज पे, ठीक है। जिस वजह से आपने देखा भी होगा ये भाई साहब दौड़ गए हमारा देश छोड़ के, ठीक है। और भी कई सारे, एक हीरे का व्यापारी था, नाम भूल गया मेरे को, नाम नहीं याद आ रहा यार, जो छोड़ गया, डायमंड का बहुत तगड़ा था बंदा, क्या नाम था यार उसका? नीरव मोदी, नीरव मोदी क्या, मुझे लगा मोदी अपने मोदी साहब को कह रहे हो। एनीवेज, सो अब फ्लॉ मैं आपको बता रहा हूँ, कमी बता रहा हूँ। पहली कमी है बोथ पीएलआर एंड बीपीएलआर डिटरमाइंड इंडिपेंडेंटली बाय अ बैंक। भाई साहब कोई आरबीआई का कोई लेना देना नहीं है, इसने अपनी मर्जी से जो दिल चाह रहा है, अंबानी को इतने में दे दिया, माल्या को इतने में दे दिया, नीरव मोदी को इतने में दे दिया, ठीक है। एंड द बैंक वाज देन लैंडिंग टू कंज्यूमर बिलो बीपीएलआर, ठीक है। तो जो बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट है उससे भी कम में दे रहे थे बल्कि जो बैंक्स थे कस्टमर्स को, ठीक है। एंड देयर वाज नो रूल दैट बैंक्स वर सपोज टू लेंड ओनली एट बीपीएलआर मेंशन। और इस तरह का ऐसा कोई रूल भी नहीं था कि बैंक ने सपोज करो बीपीएलआर सपोज करो 5% ब्याज रखी है, ठीक है। वो कहता कि ऐसा कोई रूल भी नहीं है कि बैंक 5% से कम नहीं दे सकता, बैंक 5% से कम भी दे रहा था, जैसा कि लिखा हुआ ना, देयर वाज नो रूल दैट बैंक्स वर सपोज टू लेंड ओनली एट बीपीएलआर मेंशन। सो आरबीआई फेल्ट दैट, आरबीआई को ऐसा लगा दैट बैंक्स वर मिसयूजिंग इट। ऐसी बात है यार, अमीर आदमी को तुम और अमीर बनाई जा रहे हो, लोन दे जा रहे हो, खुले पैसे दे जा रहे हो, है ना। और बाद में दिवाला निकाल देते हो, जनता बेचारी परेशान हो जाती है, ठीक है। देखा ही होगा आपने यस बैंक का स्कैम अभी पीछे ताजा हुआ है। सो आरबीआई फेल्ट दैट बैंक्स वर मिसयूजिंग इट by lending money at rates below BPLR to the privileged customers, ठीक है। तो इसलिए 2010 में पीएलआर को खत्म कर दिया। तो अभी तक की कहानी हमने क्या पढ़ी? पीएलआर दैट इज अ प्राइम लैंडिंग रेट। प्राइम लैंडिंग रेट यानी ये स्पेशल ब्याज किन के लिए? प्राइम बोरोवर्स के लिए। प्राइम बोरोवर्स कौन से हैं? प्राइम बोरोवर्स वो हैं जिनकी गुड क्रेडिट रेटिंग है, सारा हिसाब किताब पिछला पास्ट का सही है, स्टेबल इनकम है जिन, ठीक है। उसके बाद है बीपीएलआर। बीपीएलआर ये पीएलआर से भी कम है। ये किसके लिए? प्रिविलेज कस्टमर के लिए, ठीक है। इसके लेकिन कमियां थी इसमें, इसीलिए इसको हटा दिया गया। 2003 से लेके 2010 तक चला। दोनों पीएलआर और बीपीएलआर डिटरमाइन इंडिपेंडेंटली बाय अ बैंक। और कोई रूल नहीं था कि बीपीएलआर से नीचे नहीं दे सकता, ऐसा कोई रूल नहीं था, ठीक है। और आरबीआई भैया को लगा कि भाई साहब, आरबीआई क्योंकि बैंकों का बाप है, आपको मैंने बता दिया, तो आरबीआई को लगा कि भाई साहब ये जो बैंक है ये मिसयूज कर रहे हैं इसका बीपीएलआर का, क्योंकि ये किसी भी प्रिविलेज कस्टमर्स को बीपीएलआर से भी नीचे दे रहे हैं, ठीक है। तो ये 2010 में खत्म हो गया। उसके बाद जैसे कि लिखा हुआ बोथ पीएलआर दैट इज प्राइम लैंडिंग रेट एंड बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट। लैंडिंग का मतलब क्या होता है? किसी को उधार देना, है ना। प्राइम मींस प्राइम बोरोवर्स को। बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट मतलब बेंचमार्क, ये तो भाई सब स्पेशल बंदा है, ये तो भाई सब बेंचमार्क है हमारा, इससे नीचे नहीं देंगे, ठीक है। बेंचमार्क एक इन्होंने एक रेट डिसाइड कर लिया था 5% सपोर्ट, लेकिन इन्होंने एक्चुअली में क्या किया, वो 5% से नीचे में भी देने लग गए लोगों को, ठीक है। तो दैट्स व्हाई बोथ पीएलआर एंड बीपीएलआर गिव अप एज पर आरबीआई डायरेक्टिव। आरबीआई ने डायरेक्शन दी, आरबीआई ने एक बताया कि भाई साहब ये चीज गलत हो रही है और इसको खत्म करो, एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय बेस रेट। तो आपसे पूछ लेगा कि पीएलआर एंड बीपीएलआर आर रिप्लेस्ड बाय बेस रेट, ओके। बिकॉज क्योंकि आरबीआई को ऐसा लगा, फील्स दैट
बैंक सब्सिडाइज देयर रिच कस्टमर एट द कॉस्ट ऑफ नॉन प्राइम बोरोवर्स एंड बोथ रेट्स वर नॉट ट्रांसपेरेंट। मतलब जो बेचारा गरीब आ रहा है उसको तुम दे नहीं रहे हो, ठीक है, उससे तो तुम दबा के ठोक के ले रहे हो, ठीक है, ब्याज उसको तुम 10% ब्याज कह रहे हो कि भाई साहब 10% ब्याज देनी पड़ेगी हर महीने, ठीक है, और अंबानी जैसा माले जैसा बंदा आ रहा है उसको कह रहे हो भाई साहब ठीक है हम आपको 100 करोड़ भी दे देंगे और सिर्फ 5% ब्याज लेंगे, ठीक है। तो वही तो कह रहा है आरबीआई फील्स दैट बैंक सब्सिडाइज देयर रिच कस्टमर, एक तरह से रिच कस्टमर को तो सब्सिडी मिल गई एट द कॉस्ट ऑफ नॉन प्राइम बोरोवर्स एंड बोथ रेट्स आर नॉट ट्रांसपेरेंट। ओके, तो ये थी सर छोटी सी प्यारी सी कहानी पीएलआर और बीपीएलआर की। अब आगे बढ़ते हैं हम दूसरे रेट की तरफ, जो कि इन्होंने बताया कि बीपीएलआर और पीएलआर को जगह आया सर बेस रेट। अब बेस रेट क्या है सर, ध्यान देंगे, बेस रेट इज अ मिनिमम इंटरेस्ट रेट। मतलब यार ये बेस है, इससे नीचे नहीं देना, इससे नीचे गिरना ही नहीं है बैंक को, ठीक है, इससे कम ब्याज पे किसी को नहीं दे सकता बैंक को। नाम से क्लियर है ना, बेस रेट, दिस इज द बेस रेट, इट्स अ मिनिमम इंटरेस्ट रेट which commercial banks could lend to customers, ठीक है। बेस रेट इज अ स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट फॉर ईच बैंक। हर बैंक का ना अलग अलग इंटरेस्ट रेट होता है। आप एचडीएफसी में जाओगे वहाँ 6% ब्याज होगी, एसबीआई में जाओगे वो कहेगा जी हमारे यहाँ 5% ब्याज में मिल जाएगा आपको लोन, आईसीआईसीआई में जाओगे वहाँ 3%, मतलब हर एक बैंकों का अलग अलग है, ठीक है। अगर आपका कोई फैमिली में रिश्तेदारी में कोई हो तो पता हो मे बी आपको, ठीक है। तो बेस रेट इज बेसिकली अ स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट फॉर ईच बैंक, ठीक है। एंड बेस रेट में डिफर, जैसा मैंने आपको बताया, फ्रॉम वन बैंक टू अनदर, किसी बैंक का दूसरा है किसी बैंक का अलग है बेस रेट, याद रखना सर। कौन करता है सर, आरबीआई सेटअप करता है ना। इंट्रोड्यूस कब हुआ था, जुलाई 2010 में, याद रखना है सर। फोर कंपोनेंट्स यूजुअली डिटरमाइन द बेस रेट ऑफ अ पर्टिकुलर बैंक। वो कहता है कि चार कंपोनेंट्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि बैंक का बेस रेट क्या होना चाहिए। वो क्या है सर, फर्स्ट सर, कॉस्ट फॉर द फंड्स, दैट इज इंटरेस्ट रेट गिवन फॉर डिपॉजिट, ओके। दूसरी है सर ऑपरेटिंग कॉस्ट, तीसरी है सर मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, और चौथी है सर कॉस्ट फॉर द सीआरआर। तो फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है मैं आपको बताता हूँ। लोन का जो प्राइस होता है, यानी लोन के ऊपर कितनी ब्याज लगनी है, वो कैसे निकाला जाता है। लोन प्राइस इज इक्वल टू बेस रेट, जो भी बेस रेट होगा 3%, 4%, 10%, जितना भी, प्लस क्रेडिट रिस्क, कि इसको जो लोन दे रहे हैं उस पर रिस्क कितना है, ये बंदा लोन चुकाएगा नहीं चुकाएगा, इसकी औकात है चुकाने की या नहीं है, उस पर क्रेडिट रिस्क कितना है, ठीक है। क्रेडिट रिस्क निकालने का भी फॉर्मूला होता है, लेकिन हमें इतना डीप नहीं जाना है, ठीक है। तो चार कंपोनेंट्स बताए आपको मैंने, कॉस्ट फॉर द फंड्स, ऑपरेटिंग कॉस्ट, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, कॉस्ट फॉर द सीआरआर। आप कहोगे सर ये क्या चीजें हैं चारों, हमें बताओ, तो बिल्कुल बताएंगे सर। तो एक एक करके पढ़ते हैं सर। बताते हैं सर आपको। अब पहले ये समझिए, एक अलग से स्लाइड इसी में मैं समझा देता हूँ आपको। कॉस्ट फॉर द फंड्स दैट इज इंटरेस्ट रेट गिवन फॉर डिपॉजिट, यानी कि बेस रेट जो बैंक का है, जो बैंक ने डिसाइड किया है, यानी मिनिमम जो ब्याज लगेगी वो कैसे डिसाइड होगी, इन चार कंपोनेंट्स के ऊपर। तो ये चार कंपोनेंट्स में पहला कंपोनेंट है कॉस्ट फॉर द फंड्स। सपोज करो सर आपने बैंक में पैसे जमा कराए हुए हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि हर महीने आपने सपोज कुछ जमा कराया हो तो उसके ऊपर बैंक ब्याज लग के वो पैसे थोड़े से बढ़ जाते हैं, पता है सभी को, इतना पता है। बैंक में कुछ पैसे जमा कराए होंगे, सपोज करो 1 लाख रुपए जमा कराया, तो महीने बाद उसमें ब्याज लग के वो पैसे थोड़े से बढ़ जाएंगे, इतना तो पता है सभी को, ठीक है। तो वो जो ब्याज देता है, वो जो ब्याज देता है आरबीआई, ठीक है, वो किसके डिपॉजिट पे देता है, आप लोगों के डिपॉजिट पे। यानी आप लोगों ने कुछ पैसे जमा करवाए हुए हैं और उस पर आरबीआई क्या देता है, इंटरेस्ट रेट देता है, जैसे कि लिखा हुआ है इंटरेस्ट रेट गिवन फॉर डिपॉजिट। तो ये बैंक का खर्चा हो गया। आपने जाके बैंक में पैसे जमा कराए, आपने 1 लाख रुपए जमा कराए, अब आपने जमा करा रखे हैं और बैंक आपको ब्याज दे रहा है, हर महीने उसमें पैसे जमा करा रहा है, ये बैंक का खर्चा हुआ, यानी कॉस्ट फॉर द फंड्स, यानी इंटरेस्ट रेट गिवन फॉर डिपॉजिट, ठीक है सर। आया समझ पहली चीज, कॉस्ट फॉर द फंड्स क्या हुआ, जो आप लोगों ने पैसे जमा कराए उसके ऊपर जो बैंक का खर्चा आ रहा है वो क्या, कॉस्ट फॉर द फंड, दैट इज इंटरेस्ट रेट गिवन फॉर डिपॉजिट, ठीक है सर। दूसरा सर ऑपरेटिंग कॉस्ट, बैंक को अपना रोज का खर्चा वर्चा चलाना होता है, ठीक है।
बड़ा कोई बड़ी ब्रांच का मैनेजर आ गया, उसके लिए चाय पानी मंगवा लिया, बिजली का खर्चा, कंप्यूटर का खर्चा, ठीक है, इंटरनेट का खर्चा, ये सब ऑपरेटिंग कॉस्ट में आ गया, ठीक है। तीसरा सर मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न यानी प्रॉफिट, ठीक है। बैंक को जो मुनाफा हो रहा है, जैसे सपोज करो बैंक ने आपको लोन दिया, बदले में आपसे हर महीने ब्याज ले रहा है, ठीक है, वो क्या मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, दैट इज प्रॉफिट। और चौथा है सर कॉस्ट फॉर द सीआरआर। सर आरबीआई के पास आप बैंक ने पैसे जमा कराए हुए हैं, सीआरआर में क्या होता है, बैंक के पास पैसे जमा कराना, ठीक है, बैंक के पास कैश रिजर्व रखना, उसका भी तो खर्चा आ रहा है ना, मतलब बैंक के पास आरबीआई के पास पैसे रखे हुए हैं, ठीक है, तो कॉस्ट फॉर द सीआरआर, ठीक है। तो लोन प्राइस क्या होता है सर, बेसिकली अब बेस रेट प्लस क्रेडिट रेट। और बेस रेट किससे डिसाइड होता है, इन चार कंपोनेंट्स की मदद से। दोबारा से देखेंगे, पहला सर कॉस्ट फॉर द फंड्स, दैट इज इंटरेस्ट रेट गिवन फॉर डिपॉजिट, पहला। दूसरा सर ऑपरेटिंग कॉस्ट। तीसरा सर मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज प्रॉफिट। और चौथा सर कॉस्ट फॉर द सीआरआर, ठीक है। ये था सर बेस रेट। तो जैसे कि लिखा हुआ है, नो बैंक कैन लैंड बिलो द बेस रेट एक्सेप्ट फॉर द सिलेक्टेड प्रायोरिटी सेक्टर। याद है मैंने आपको बताया था, देयर आर सम प्रायोरिटी सेक्टर, ठीक है, जो आरबीआई डिसाइड करता है टाइम टू टाइम कि इनको आपने 40% लोन देना ही देना है। याद है कि भूल गए? याद है सर प्रायोरिटी सेक्टर बताए थे, एग्रीकल्चर वगैरह, निम्न उद्योग, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, एजुकेशन लोन, ठीक है। तो वो प्रायोरिटी सेक्टर है। वो कह रहा है कि बैंक बैंक जो है वो बेस रेट से नीचे नहीं दे सकता, जो बेस रेट डिसाइड कर देगा कौन, आरबीआई। लेकिन कुछ सिलेक्टेड प्रायोरिटी सेक्टर के लिए वो ब्याज कम कर सकता है कि अरे यार ये बच्चा है, इसको एजुकेशन के लोन चाहिए, इसको दे देते हैं, ठीक है। सो दैट इज नो बैंक कैन लेंड बिलो द बेस रेट एक्सेप्ट फॉर सिलेक्टेड प्रायोरिटी सेक्टर, ओके। सो नाउ, लेकिन अभी कहानी में एक और दिलचस्पी है। अभी बेस रेट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, यानी ये जो कंपोनेंट्स बताए थे ना, चार कंपोनेंट बताए थे कि बेस रेट के चार कंपोनेंट होते हैं, चार कंपोनेंट्स की मदद से बेस रेट डिसाइड होता है। तो वो कंपोनेंट में कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया और बेस रेट को किससे रिप्लेस कर दिया है, एमसीएलआर से, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट। आप भी कहोगे सर ये क्या है यार, पहले पीएलआर बताया, वो मुश्किल से याद हुआ, उसके बाद आपने बीपीएलआर बता दिया, ठीक है जी, बीपीएलआर बता दिया। उसके बाद सर आपने फिर हमें बताया कि आरबीआई ने कहा कि भाई साहब इसमें तो धांधली होती है, बैंक अपनी मर्जी से कुछ भी कर दे रहा है, तो इसलिए इन दोनों को हटाने के बाद हम क्या लेकर आए, बेस रेट। और अभी आपने मुश्किल से बेस रेट, अभी अभी हमें याद भी नहीं हुआ, अभी पता भी नहीं चला बेस रेट है क्या। आप एक नई चीज बता रहे हो कि सर बेस रेट को मॉडिफाई कर दिया और किससे रिप्लेस कर दिया, एमसीएलआर से। तो भाई साहब आपको रटना तो पड़ेगा, ठीक है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको किसी भी तरीके। तो दोबारा से एक बार हल्का सा जल्दी से एक छोटा सा क्विक रिकैप कर देते हैं। मैंने आपको बताया था प्राइम लैंडिंग रेट आया सर पहले, रेट ऑफ इंटरेस्ट विच अ बैंक चार्जेस फ्रॉम इट्स प्राइम बोरोवर। सर ये प्राइम बोरोवर है, ये हमारा क्रेडिट वर्दी बंदा है, ठीक है। और ये प्राइम लैंडिंग रेट क्या होता था, जनरली नॉन प्राइम बोरोवर से कम होता था बेसिकली, ठीक है। और प्राइम बोरोवर कौन है, पीपल विद गुड क्रेडिट रेटिंग, याद रखना सर, और स्टेबल इनकम है। उसके बाद आया बीपीएलआर, जो कि बीपीएलआर पीएलआर से कम होता था, ठीक है, विच बैंक चार्जेस फ्रॉम इट्स प्रिविलेज कस्टमर लाइक माल्या टाइप आदमी, ठीक है। 2003 से 2010 चला, क्योंकि इसमें कमियां थी सर, बहुत ज्यादा कमियां क्या थी। एक तो बैंक अपनी मर्जी से कुछ भी बीपीएलआर डिसाइड कर रहा था, ठीक है। कुछ कस्टमर्स को तो बीपीएलआर से भी कम में दे रहा था, ठीक है। और कोई ऐसा रूल भी नहीं था कि जितना बीपीएलआर है उससे नीचे देना नहीं, इस तरह कोई रूल नहीं था, ठीक है। और आरबीआई को लगा कि भाई साहब ये तो मिसयूज हो रहा है, ये तो हमारी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कोई मिल गया, मैं ऋतिक रोशन बोलता है कि माँ मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। याद है, देखी है ट्रिक्स, देखी है आपने सभी ने, देखी होगी पक्की बात है, नहीं देखी तो देख लेना। तो आरबीआई फेल्ट दैट banks were misusing it, okay, by lending money at rates lower than BPLR to the privileged customers, okay। तो फिर आरबीआई जो पापा हैं सभी बैंकों के, उन्होंने कहा कि भाई साहब दोनों रेटों को करो खत्म और नई चीज लेके आओ। नई चीज क्या है, बेस रेट।
ठीक है, क्योंकि आरबीआई फील दैट द बैंक सब्सिडाइज देयर रिच कस्टमर एट द कॉस्ट ऑफ द नॉन प्राइम कस्टमर एंड बोथ रेट्स वर नॉट ट्रांसपेरेंट। भाई साहब पारदर्शिता नहीं है इसमें, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आया जी बेस रेट। बेस रेट क्या है बेसिकली, अब मिनिमम इंटरेस्ट रेट इससे नीचे दे ही नहीं सकते। सिर्फ किनको दे सकते हैं बेस रेट से नीचे, बताइए जल्दी से। अभी बताया, 1 मिनट पहले बताया। देखते हैं आपके दिमाग के घोड़े कितने खुले हुए हैं, जल्दी से बताइए बेस रेट से नीचे किनको दे सकते हैं। बैंक प्रायोरिटी सेक्टर। वेरी गुड रवीशा, वेरी गुड प्रेषित, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अब मैं सबका नाम नहीं लेने वाला इसलिए सारे मत आंसर दो। ठीक है, तो अपनी स्पीड बढ़ाओ। उंगलियां ऐसे चलनी चाहिए जैसे फेसबुक पे चलती है ना, ऐसे उधर से हाय आया नहीं दीदी का तो इधर से पहले ही हाय हाउ आर यू लिख के बैठे हैं, इस तरह से उंगलियां चलनी चाहिए जैसे व्हाट्सएप पे चलती हैं टुकर टुकर। बच्चे तो आजकल इतने टैलेंटेड हो गए हैं भाई साहब, देख उधर रहे होते हैं नीचे टुकुर टुकुर चल रही होती है। ठीक है, चलो एनीवेज, तो इसी तरह का टैलेंट यहाँ पे भी रखा करो। ठीक है, तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया, बेस रेट इज बेसिकली स्टैंडर्डाइज इंटरेस्ट रेट फॉर ईच बैंक, और बेस रेट अलग अलग होता है हर बैंक का। ठीक है, जुलाई 2010 में आया। 4 कंपोनेंट से जो कि डिटरमाइन करते हैं बेस रेट किसी भी बैंक का। ठीक है, बेस रेट क्योंकि अलग अलग होता है। तो कॉस्ट फॉर द फंड्स दैट इज इंटरेस्ट गिवन फॉर डिपॉजिट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिट और कॉस्ट फॉर द सीआरआर। तो लोन प्राइस का फॉर्मूला याद रखना, बेस रेट प्लस क्रेडिट रिस्क। लेकिन 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 कहानी में एक ट्विस्ट आया फिर से, कि अभी आया सर, एक तो कोई भी बैंक बेस रेट से कम में नहीं दे सकता एक्सेप्ट प्रायोरिटी सेक्टर। लेकिन अभी मॉडिफिकेशन क्या है कि बेस रेट को रिप्लेस कर दिया गया है किससे, एमसीएलआर से, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लैंडिंग रेट in the determination of base rate. ठीक है, according to this norm by the RBI, बैंक should revise base rate according to the MCLR। बैंक बेस रेट रिवाइज करेंगे लेकिन किसके बेसिस पर, एमसीएलआर के बेसिस पर, ऑन अ मंथली बेसिस, हर महीने। ठीक है, अब एमसीएलआर क्या है वो पढ़ते हैं सर। एमसीएलआर बोले तो मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लैंडिंग रेट। ये क्या है सर, है वही बेस रेट ही है। बेस रेट का मतलब मॉडिफिकेशन है। एमसीएलआर इज बेसिकली a minimum interest rate at which commercial banks could lend to the customers। ठीक है, now banks have to use MCLR methodology in calculating and setting their base rate। ये सर जो की तो लाइन ना आपकी प्रीलिम्स में आई थी कि अभी बैंक्स कौन सी मेथोडोलॉजी यूज कर रहा है लोन देने के लिए। ठीक है, सो द आंसर हियर इज एमसीएलआर मेथोडोलॉजी। ठीक है, कब से विद इफेक्ट फ्रॉम, कब से लागू हुई है ये, 1 अप्रैल 2016, 2016 से। ठीक है, कई लोग, कई बच्चे कई बार ना कॉमन सेंस आपको यूज करने की कहानी बताई थी कि इस एग्जाम में 60% जो क्वेश्चन है कॉमन सेंस से यूज होते हैं। तो इस तरह मत दिमाग लगा लेना, 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल को अप्रैल फुल मनाते हैं, अप्रैल फुल वाले दिन तो कोई चीज आ ही नहीं सकती। कई बच्चे ना जरूरत से ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं। तो आपको मैंने बताया कि दिमाग उतना लगाओ जितना आपको समझाया गया। ठीक है, फालतू मत घुसो, थोड़ा पढ़ो आगे बढ़ो। पीएचडी नहीं करनी, हमने एग्जाम क्लियर करना है, हमें इकोनॉमिक्स नहीं बनना, हमने शक्तिकांता दास नहीं बनना। ठीक है सर, कई बच्चे ना होते हैं आगे, आगे से आगे घुसते रहेंगे। तंबूरा होता है, कह रहे तंबूरा हाथ से क्यों बजाते हैं, मुंह से क्यों नहीं बजाते। अरे भाई, तंबूरे में तारे लगी होती हैं इसलिए उसको हाथ से बजाते हैं। अगर तंबूरे को मुंह से बजाएंगे तो होंठ छिल जाएंगे आपके लोहे की तार से, समझे मेरी बात। तो कई चीजों के लॉजिक होते हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग मत करो यार, ज्यादा अंदर मत घुसो। तंबूरा हाथ से बजाते हैं, मुंह से क्यों नहीं बजाते, इस तरह के होते हैं बच्चे कहीं ना। अच्छा ये क्या है सर, ये आरबीआई ने कैसे कर दिया, आरबीआई की मर्जी कुछ भी है। अरे आरबीआई अभी तो बताया पापा है, वो कुछ भी कर सकता है, बैंकों का पापा है। ठीक है, तो इस तरह की थोड़ा सा अपनी रैशनल थिंकिंग रखो, हर चीज में ज्यादा उंगली नहीं करनी है हमें। ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं सर एमसीएलआर के बारे में। एमसीएलआर की मेथोडोलॉजी में कैसे चेंज आया, जैसे कि मैंने आपको बताया, फॉलोइंग आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एमसीएलआर। बेस रेट के आप पढ़ चुके हो, बेस रेट में भी ऑपरेटिंग कॉस्ट थी, इसमें भी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, चलो एक चीज तो सेम होगी। ठीक है, नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑन सीआरआर या फिर कॉस्ट ऑफ सीआरआर, ये भी सेम है सर। ठीक है, तो दो चीजें कौन सी चेंज हुई हैं, यानी कि कॉस्ट फॉर द सीआरआर, उसको वहां नेगेटिव इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एक तरह से बैंक को पैसे देने पड़ते हैं और बैंक का इसको कुछ पैसे भी नहीं मिलते।
मैंने आपको बताया था ना CRR पे कोई ब्याज नहीं है, SLR पे ब्याज है, याद है? याद है, बताया था 10 साल पहले बताया था, याद है कुछ? हाँ याद है। ठीक है, तो ये चीज है, ये चीज है। तो दो चीजें कौन सी चेंज हुई हैं, कॉस्ट फॉर द फंड्स और मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। कॉस्ट फॉर द फंड्स की जगह आ गया मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, इसकी जगह आ गया मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट किस तरह निकाली जाएगी, इंक्लूडिंग रेपो रेट एस्टिमेटेड बाय इंक्लूडिंग रेपो रेट एंड अदर कॉस्ट इनकर्ड बाय द बैंक फॉर गेटिंग फंड्स। ठीक है, आपको ज्यादा डीप नहीं जाना है, सिर्फ आपको इतना पढ़ना है मार्जिनल कॉस्ट होती क्या है, इट इज एस्टिमेटेड बाय किस तरह निकाली जाती है, हमें नहीं घुसना, बस आपको ये मेथोडोलॉजी पता होनी चाहिए। इट इज एस्टिमेटेड बाय इंक्लूडिंग रेपो रेट एंड अदर कॉस्ट इनकर्ड बाय द बैंक फॉर गेटिंग फंड्स। ठीक है, और चौथे ऐसा टेनर प्रीमियम, जो नई चीज है। देखो ये चीज तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, CRR पे बैंक को एक तरह से पैसे देने पड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ CRR ऑपरेटिंग कॉस्ट, आपको पता ही है, मैंने बताइए जो रोज का खर्चा वर्चा आता है बैंक का ऑपरेट करने का, उसको ऑपरेटिंग कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, तो तीसरी नई चीज है ये, वो है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, जो कि होती है इट इज एस्टिमेटेड बाय इंक्लूडिंग रेपो रेट एंड अदर कॉस्ट्स इनकर्ड बाय द बैंक्स फॉर गेटिंग फंड्स। ठीक है, कुछ होती है टेंडर प्रीमियम। टेंडर प्रीमियम क्या होता है सर, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स को अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स क्या है, इट इंक्लूडिंग मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स प्लस रिटर्न ऑन नेट वर्थ, इसका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, रिमेनिंग 3 कंपोनेंट्स हैव 8% इन्फ्लुएंस। वो कह रहे हैं MCLR के 4 कंपोनेंट्स हैं, पेपर में पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कितना है, इन्फ्लुएंस किस कंपोनेंट का है, यानी सबसे ज्यादा प्रभाव किस कंपोनेंट का है। सो द आंसर must be marginal cost of funds. ठीक है, marginal cost of funds क्या है, it including marginal cost of borrowings plus return on net worth, just remember this thing, return on net worth। ठीक है, इसका 92% इन्फ्लुएंस है, रिमेनिंग तीनों का सिर्फ 8% इन्फ्लुएंस है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन रेपो रेट, ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स किस पे डिपेंड करता है, ऑप्शन दिए हुए थे उन्होंने, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और भी कहीं उल्टे सीधे ऑप्शन। सो द आंसर मस्ट बी रेपो रेट। ठीक है, एंड द इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय बैंक, और जो ब्याज बैंक भरता है उसके ऊपर डिपेंड करता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड कैसे होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको इसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, किस तरह कैलकुलेशन करनी है, ये हमारा न्यूमेरिकल पेपर नहीं है, थ्योरेटिकल पेपर है, तो आपको इतना पता होना चाहिए। बेस रेट नाम की चीज थी, मिनिमम इंटरेस्ट रेट था, उसकी जो मैथडोलॉजी थी, जो कैलकुलेट करते थे जैसे बेस रेट को, उसके 4 कंपोनेंट थे, उन चारों में से उसकी मेथडोलॉजी को चेंज कर दिया गया और उसको किससे रिप्लेस कर दिया गया, MCLR से, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट लैंडिंग रेट, याद रखना। ठीक है, उसको रिप्लेस कर दिया गया MCLR से, और MCLR की मेथडोलॉजी है, इसमें भी 4 कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट तो उन्होंने पुराने वाले ले लिए और 2 बदल दिए। वो 2 कौन से बदले हैं, एक तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड और दूसरा टेंडर प्रीमियम बदल के। ठीक है, उसके बाद आता है सर आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट, मैं आपको बता ही दिया, एसोसिएटेड विद प्रोवाइडिंग द लोन, रेजिंग फंड्स और रनिंग द डे टू डे ऑपरेशन, वही रोज का जो खर्चा वर्चा है बैंक का। ठीक है, एसोसिएटेड विद प्रोवाइडिंग द लोन, लोन प्रोवाइड कराने में जो खर्चा वर्चा आएगा, रेजिंग द फंड्स, फंड रेज करने में जो खर्चा आएगा, और रनिंग द डे टू डे ऑपरेशन, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है सर कॉस्ट फॉर कैरी ऑफ CRR, मैंने आपको बताया द बैंक्स हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन द कैश डिपॉजिट्स दे नीड टू कीप विद RBI, तो बैंक को RBI के पास रखना है कैश, है कैश रिजर्व रेशो, वही खर्चा ही हो गया एक तरह से बैंक का बेचारे का। ठीक है ना, उसके बाद आता है टेनर प्रीमियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लो सर ध्यान से। टेनर प्रीमियम क्या है सर, बैंक चार्ज फॉर लॉन्ग टर्म लोन्स। ठीक है, टू मिटिगेट द रिस्क एसोसिएटेड विद लॉन्ग टर्म lending, the cost of lending varies from the period to the loan, higher the duration of the loan, higher the risk। ठीक है, वो कहता है कि सपोज करो आप गए सर बैंक के पास, आपने कहा कि एक बंदा गया, वो कहता है कि भाई साहब मेरे को तो 1 साल के लिए लोन चाहिए। ठीक है, और एक बंदा कह रहा है कि मेरे को 5 साल के लिए लोन चाहिए, 5 साल में चुकाऊंगा तुम्हारे पैसे। अब जब 5 साल या 10 साल का जो बड़ा टेन्योर होता है, यानी जो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं ना, तो उसके लिए बैंक कुछ पैसे एक्स्ट्रा चार्ज करता है आपसे। ठीक है, तो उसको कहते हैं सर टेनर प्रीमियम, याद रखना सर। दोबारा से समझा देता हूँ सर, आप गए बैंक में,
आपने बोला कि भैया मेरे को लॉन्ग टर्म लोन चाहिए, मेरे को बढ़िया सी कोठी बनानी है, क्योंकि मैं आईएएस बन गया ना एक बारी, बैंक वाले को भी बता रहे हो कि भाई साहब मैं आईएएस बन गया ना, तो इसी कोठी में रहूंगा, तो और आईएएस तो बनना मेरा निश्चित है। ठीक है, तो 5 साल में पैसा वैसा इधर उधर से रॉबिन हुड बन के पैसा इकट्ठा करके ये कोठी के पैसे चुका ही लूंगा। ठीक है, तो बैंक ने बोला कितना टाइम लगेगा, आपने बोला कि भाई साहब 5 साल बाद चुकाऊंगा पैसे। ठीक है ना, 2 साल तो मेरे को पेपर निकालने में लगेंगे, और बाकी 1 साल वहां का लगा लो लवासना का, और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, 2 साल में पैसे वैसे इकट्ठे करूंगा, 5 साल में आपका लोन चुका दूंगा। ठीक है, तो बैंक ने कहा बेटा ठीक है, तो आपसे हम लेंगे टेनर प्रीमियम। आपने बोला, बैंक ने, आपने बोला कि भैया टेनर प्रीमियम क्या है, तो क्योंकि आपने दीपांशु सर की क्लास लगाई हुई है तो आपको पता था कि टेनर प्रीमियम वो है जो लॉन्ग टर्म लोन के ऊपर बैंक चार्ज करता है, उसको टेनर प्रीमियम कहते हैं। जैसे कि लिखा हो ना, क्योंकि लॉन्ग टर्म लोन में ज्यादा रिस्क है। सपोज करो आपके घर में कोई बिजनेस करते होंगे आपके फादर साहब, कुछ भी बिजनेस, सपोज करो एक किराने वाला, एक बंदा उसका उधार चुकाता है 1 साल में, और दूसरा बंदा कहता है कि भाई साहब आप माल दो, 2 दिन बाद चुका दूंगा। तो रिस्क किस में ज्यादा है, जिसको 1 साल के लिए राशन दिया हुआ है या जिसको परसों के लिए राशन दिया हुआ है, रिस्क किस में है? लॉन्ग टर्म वाले में रिस्क है या शॉर्ट टर्म वाले में रिस्क है? जाहिर सी बात है 1 साल वाले में रिस्क है ना, लॉन्ग टर्म वाले में रिस्क है। जैसे कि लिखा हुआ है बैंक चार्ज फॉर लॉन्ग टर्म लोन टू मिटिगेट द रिस्क एसोसिएटेड, क्योंकि उसके साथ रिस्क एसोसिएट है, और उस रिस्क को मिटाने के लिए बैंक कुछ पैसे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है विद द लॉन्ग टर्म लैंडिंग। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ लैंडिंग वेरीज फ्रॉम द पीरियड ऑफ द लोन, हायर द ड्यूरेशन ऑफ द लोन, हायर द रिस्क। जितना बड़ा लोन होगा उतना ज्यादा रिस्क होगा। ठीक है, नाउ टू कवर द रिस्क बैंक शिफ्ट द लोड टू द बोरोवर्स। बैंक अपने आप क्यों रिस्क ले, बैंक कहेगा यार मैंने पैसे लगा दिए, सारा रिस्क तो मेरे ऊपर आ गया, कल को ये भाग जाए, 5 साल का इसने लोन ले लिया, कल को ये मेरे 10 लाख का सपोज लोन लिया, 10 लाख रुपए लेके भाग जाए, इतना ज्यादा रिस्क है। तो बैंक क्या करता है, कुछ लोड जो जिसने पैसे दिए हैं उसके ऊपर भी डाल देता है। ठीक है, सो टू कवर द रिस्क बैंक शिफ्ट द लोड टू द बोरोवर्स बाय चार्जिंग एन अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम, कि भाई मेरे को तो थोड़े से पैसे और दे अलग से। ठीक है, एंड दिस प्रीमियम इज नोन एज टेंडर प्रीमियम। ठीक है, और आपको ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, इतना आपको समझ आना चाहिए। इतना समझ में आया टेंडर प्रीमियम क्या है? तो आगे चलें, बताइए सर। वाह जी वाह, सभी को आ गया टेनर प्रीमियम। ठीक है, सभी को आ गया टेनर प्रीमियम। तो याद रखना लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है, पेपर में आपको घुमा देगा, यहाँ लिख देगा बैंक चार्ज फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स टेनर प्रीमियम। नहीं सर, आपने सर क्वेश्चन देखते सार मुंह से राल नहीं टपकानी, आपने ध्यान देना है। आपको वहां लोन नजर आ गया, हाँ यार लोन के लिए तो सर ने बताया था टेनर प्रीमियम देना होता है, लेकिन आपने वो शॉर्ट नहीं ध्यान दिया। ठीक है, पेपर में इस तरह हाईलाइट नहीं करेंगे, ये तो यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ क्लास में। ठीक है, तो आपके सामने भाई साहब आंसर छिपा हुआ है, लेकिन आपने अंदर सब्र रखना है और ध्यान से एक ही क्वेश्चन अच्छे से रीड करके उसका आंसर देना है। ठीक है, और इतनी भी ध्यान से मत पढ़ने लग जाना कि टाइम ओवर हो गया और तुमने सिर्फ 2 क्वेश्चन ही पढ़े हैं ध्यान से। ठीक है, इतने भी ध्यान से मत पढ़ना। तो ये था सर, बेस रेट की कैलकुलेशन पहले इस तरह थी, और एमसीएलआर जिसको न्यू बेस रेट बोलते हैं, इसकी कैलकुलेशन इस तरह। जैसे कि यहाँ तो कॉस्ट ऑफ फंड्स और यहाँ पे आ गया मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स। ठीक है, जो कि किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेपो रेट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पहले मार्जिनल था, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, और इधर आ गया टेनर प्रीमियम। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इधर भी थे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इधर भी थे, कॉस्ट ऑफ सीआरआर इधर भी था, कॉस्ट ऑफ सीआरआर इधर भी था। दैट इज अ कैलकुलेशन ऑफ लेंडिंग रेट ऑन लोन्स एंड कंपोनेंट्स। ठीक है, याद रखना सर, बेस रेट और एमसीएलआर में क्या डिफरेंस है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आया सर, क्या डिफरेंस है? पेपर में पूछ लेगा आपसे कि दोनों में क्या डिफरेंस था, सो यू मस्ट नो दिस थिंग। तो ये कहानी हमने पढ़ी है किस तरह पीएलआर बीपीएलआर से कहानी चेंज होके बीपीएलआर पीएलआर के बाद आया बेस रेट, उसके बाद सर बेस रेट के बाद आया सर एमसीएलआर। आपसे पूछ लेगा बीपीएलआर कब आया था, बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट 2003 में आया था। उसके बाद आया सर बेस रेट, और बेस रेट कब आया सर 2010 में। ठीक है, उसके बाद आया सर एमसीएलआर जो कि आया सर 2016 में। ठीक है सर, 3, 10, 16, ये है अपनी कहानी।
बताओ सर, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए सर, बच्चा लोग। आगे चलते हैं फिर हम। हमारा चैप्टर था इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय द बैंक्स, कि बैंक इस तरह ब्याज लगाता है। हमने काफी सारे पढ़े, लेकिन लास्ट में हमने निचोड़ पढ़ा, तो सारी कहानी किस पे डिपेंड करती है? MCLR पे, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लैंडिंग रेट के ऊपर। ओके, तो इसके साथ हमारा जो पार्ट 2 है बैंकिंग सेक्टर का, दैट इज इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय बैंक्स, ये होता है सर हमारा खत्म। आप मेरे को ये बताओ सर, अरे रुक तो जाओ, ये बैंकिंग सेक्टर का पार्ट 2 खत्म हुआ है, क्लास नहीं खत्म हुई मेरे भाई, अभी रुको तो सही, मैं बैठा हूँ ना अभी। आप मेरे को ये बात बताओ कि कल आपकी जो सुबह क्लास है, कुछ टाइम टेबल बताओ मेरे को, सुबह कैसे क्लास है? मतलब अनामिका मैम की क्लास और मेरी क्लास के बीच में कोई क्लास है आपकी? अनामिका मैम की क्लास और मेरी क्लास के बीच में कोई क्लास है आपकी? अच्छा नहीं है। इंग्लिश की क्लास कितने बजे ओवर होती है, कोई बताएगा मेरे को? 7 से 8:30 होती है। ओके, तो हम लोग एक काम करें, एक्चुअली मेरे को कहीं जाना है कल बहुत जरूरी। हम लोग एक काम करते हैं, कल सुबह क्लास कर लें हम लोग 9 से 10, कोई इशू तो नहीं? एवरीवन इज कंफर्टेबल? 9 से 10 कर लें तो आई होप कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, कोई परेशानी तो नहीं होगी, सब लोग एडजस्टमेंट कर लोगे ना? ठीक है। अब मेरे को एक्चुअली निकलना है, दिल्ली निकलना है मेरे को कल बहुत जरूरी, तो सुबह 9 से 10 हमारी क्लास होगी। ठीक है। फिर भी अगर कुछ प्लान में कुछ चेंज होगा तो मैं अपडेट कर दूंगा आपको। ठीक है, आपको मैसेज डाल दूंगा, घबराना मत। मैडमों को, टीचरों को, बाकियों को परेशान मत करना, फोन वोन मत करना। ठीक है, परेशान नहीं होना एकदम, सबसे पहली बात। ठीक है। यस सर, लेकिन कल रवि सर की क्लास है। अभी कह रहे थे कोई क्लास नहीं है, अभी कह रहे हो क्लास है। 9 से 11। हाँ, चलो देखता हूँ मैं फिर कल किस हिसाब से क्लास लेनी है, कोई नहीं। 10 बजे के बाद होती है। ओके, कोई नहीं, मैं देखता हूँ। आई लेट यू नो, आप टेंशन मत लेना, मैं आपको मैसेज कर दूंगा 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले। ठीक है, तो आप लोग उस हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेना। ठीक है, तो कल देखते हैं मैं कितने बजे क्लास लेता हूँ। उसके लिए घबराना नहीं, क्लास होगी कल। ओके, जैसे कि मैं बता रहा था, कुछ देवियों की वजह से काम खराब हो रहा है। अब पेट्रोल के रेट क्यों बढ़ रहे हैं, ये इस वजह से बढ़ रहे हैं, ये देख लो, ये भाई क्या कह रहा है। अ बॉयज गोज इनटू मेंटल ट्रॉमा आफ्टर मीटिंग हिज ऑनलाइन फ्रेंड विदाउट फिल्टर्स। भाई साहब, ये न्यूज़ पढ़ोगे? अ बॉय नेम्ड त्रिशित meet his online friend in real life to become his friend but goes into mental trauma after seeing her without filter। भाई साहब, दीदी ने फोन में इतने सारे फिल्टर लगा रखे थे कि सामने शक्ल देख के भाई ट्रॉमा में चला गया। Our sources also found out that she uses 5 filter altogether। भाई साहब, चेहरा एकदम धोखा, जैसे वो शादी में दे देते हैं ना पार्लर वाले, मुंह पे लिपा पोती कर देते हैं, एकदम तोता परी बना देते हैं कि भाई साहब दुल्हन, दूल्हा जाए बेचारा कमरे में और वो दुल्हन मुंह धो गया, एकदम दूल्हा ही डर गया, 4 दिन तक होश ही नहीं आया दूल्हे को, तो इस तरह ही हुआ। 5 फिल्टर इकट्ठे यूज करती थी दीदी टू अपलोड अ स्टोरी ऑन हर इंस्टाग्राम। ठीक है, एंड व्हेन वी आस्क्ड हर कि व्हाई शी यूजेस सो मेनी फिल्टर, जब दीदी से पूछा गया कि दीदी आप इतने सारे फिल्टर क्यों यूज करती थी, तो दीदी ने कहा कि प्लास्टिक सर्जरी के पैसे तेरा बाप देगा। मतलब दीदी ऐसे बोल रही है। तो कहने का मतलब है कि इस तरह धोखा मत दें देवियाँ। ठीक है, ऐसे बेचारा गरीब आदमी, देख सकते हो सर, चप्पलों में आया पड़ा बेचारा। तो ये बेचारा भाई साहब मेंटल ट्रॉमा में चला गया, दिमाग पे बड़ी गहरी चोट पहुंच चुकी है। ओके, तो इस तरह के उत्पात मत मचाएं। ओके, तो आज का चैप्टर सर हमारे यहीं खत्म होता है, और चाइनीज फिलोसफर कन्फ्यूशियन को याद रखना है सर आपने। ठीक है, याद आ सकता है सर, ऐसे में आप कोड डाल सकते हो इसका। ठीक है, तो हर बार जो भी चैप्टर हम लोग रीड करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं,
शुरुआत में कोड जरूर रखेंगे किसी ना किसी बड़े फिलोसफर का, ओके, ताकि आपकी कहीं ना कहीं हेल्प हो जाए आंसर राइटिंग में या ऐसे राइटिंग में, ओके। थैंक यू साहिल। ठीक है, तो आज की क्लास सर हमारी यही खत्म होती है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग जब भी था, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स सागर, थैंक्स एवरीवन। तो कल जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, घबराना नहीं है। हाँ, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, हैव फन, टाटा, कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, ठीक है।